स्कैम तो आम जिंदगी में रोज होते हैं। हर कोई आपके रसगुल्ले, ऑमलेट, आइसक्रीम सबकी बातें सुन रहा है और खाने के लिए तैयार है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार गैप इतना लंबा नहीं होगा जितना पिछली बार लंबा था। जब आप ऐसे किरदार में घुस जाते हैं तो उससे कोई चीज़ एक होती है कि आप लेके जाते हैं या आपके अंदर वो रह जाता है। ये कहानी सिर्फ स्कैम की नहीं है, ये कहानी हमारे देश की है। देश में इन दिनों G20 की चर्चा है, थिएटर्स में इन दिनों जवान की चर्चा है, लेकिन OTT पे एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। जिसने किया है और किसने पर्दे पे उसे करवाया है, वो दोनों ही आज हमारे साथ मौजूद हैं। हंसा सर, आपका स्वागत है। और गगन अब्दुल करीम तेलगी एक नया स्कैम को, ये स्कैम कैसे हुआ है उसे बताने हमारे पास आए। तो सबसे पहले सर, आपने इस कहानी को लेके आए और इसके पहले भी ये स्कैम था। तो मेरा सवाल जो है, जो सबसे पहले कि ये स्कैम हो गया, 5 एपिसोड हमने देखे, बाकी आगे आने हैं। मैंने एक इंटरव्यूज पढ़ा आपका, उसमें है कि एक स्कैम जो अगला होगा वो एक महिला आएगी। नहीं, ये तो उसमें क्या कोई फीमेल का है या कोई कहानी मतलब रेडी है? मुझे ये जानना है। वो मैंने मजाक में कहा अच्छा। था। मैंने कहा भाई 2 मेल कैरेक्टर्स हो गए, अभी ये रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए ना हर चीज में। बिल्कुल नहीं, हमें अच्छा लगा, इसलिए मुझे था कि शायद कोई कहानी रेडी है। हो भी सकती है, अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है, इन कहानियों में बहुत वक्त लगता है। ये जो कहानियाँ हम चुनते हैं में वक्त लगता है, क्योंकि सिर्फ ये कहानी सिर्फ स्कैम की नहीं है, ये कहानी हमारे देश की है। पूरी रिसर्च लगती है, कैलकुलेशन को दोबारा से कैरेक्टर्स, क्या है, कैरेक्टर को ढूंढना कि जो मतलब आपको बांधे उस कहानी में, वो ज्यादा जरूरी है। स्कैम तो आम जिंदगी में रोज होते हैं। मुझे मतलब ट्विटर पे बार बार आता है कि अब मुझे मतलब ये कहा गया है कि मतलब जो भी स्कैम आता है मुझे टैग करते हैं कि ये स्कैम पे बनाओ कुछ। अच्छा। स्कैम में मतलब क्या होता है कि किरदार की अहमियत होती है कि वो कैरेक्टर क्या है, वो कैरेक्टर हमें हमारे देश के बारे में, हमारे समय के बारे में, हमारे बारे में क्या कहता है। तो दैट कैरेक्टर हैज टू टॉक टू मी। तो वो वैसा कैरेक्टर रोज नहीं मिलता है। मतलब हर्षद मेहता और अब्दुल करीम तेलगी जैसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को हमें ढूंढना होगा, उन पर रिसर्च करना होगा और आप तक लाना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार गैप इतना लंबा नहीं होगा जितना पिछली बार लंबा था। और हंसा सर, आपको गगन जैसे हमें दिख रहे हैं, पहचानना मुश्किल है क्योंकि हम अब्दुल करीम तेलगी को पहले देख रहे हैं पर्दे पे। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है, गगन से इससे बात होगी। लेकिन आपको गगन कैसे फर्स्ट लगा कि अब्दुल करीम तेलगी? ऐसे देखकर तो हम भी नहीं मतलब होगा कि नहीं, तो ऐसा क्या इंप्रेशन था फर्स्ट आपका? मैंने सूटेबल बॉय करके शो था मीरा नायर का, वो देख रहा था और उसमें मतलब मुझे गगन दिख गया। और तभी तेलगी का अर्ली डेवलपमेंट चल रहा था। छाबरा को फ़ोन किया था, मैंने कहा कि यार ये एक एक्टर है जो ये रसिका दुग्गल के हस्बैंड बने हैं। तो मुझे नाम भी नहीं पता था। अच्छा। मैंने कहा यार वो तेलगी के लिए बहुत सही है, मैंने उसको देखा है पहले भी। बोला हाँ नहीं, वो थिएटर करता है और सोनचिड़िया में था। ये बात उसने मुकेश ने कहा मुझे, और मुकेश ने कहा कि बहुत अच्छा एक्टर है। इतना कहा कि मैं बुलाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, कुछ सीन भेज दीजिए। तो एक्चुअली वो ऑडिशन का सीन, वो ऐसे मुश्किल से कुछ सीन्स ही लिखे थे हमने। अच्छा, और ऑडिशन हो गया? और ऑडिशन के लिए मैंने मुकेश को दिए थे। आई थिंक कुछ दिनों बाद गगन को, 1 आध महीने बाद मुकेश ने गगन को बुलाया। मैंने और गगन का ऑडिशन हुआ। और ऑडिशन मैंने नहीं मांगा था, मैंने मुकेश को कह दिया था कि ये एक्टर बहुत कमाल है। कि सोनचिड़िया में भी देखा था। फिर मैंने वो फिल्म, मतलब मेरी फेवरेट अभिषेक चौबे फिल्म है कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्में बनाई है, उसमें मतलब मुझे बेहतरीन फिल्म सोनचिड़िया लगी थी। और मैंने उसमें गगन को देखा था। मैं देखा था कि ये आदमी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कि सूटेबल बॉय में और सोनचिड़िया में 2 अलग लोग थे। और गगन ने मतलब स्कैम सीजन 1 में सीतारमन के रोल के लिए ऑडिशन किया था। उसमें मतलब वो सोनचिड़िया का लुक था, थोड़ा सा बहुत दुबले पतले थे उसमें। तो मतलब मैं देखा था कि आदमी ट्रांसफॉर्म तो हो ही जाएगा, और एक्टर बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात यह है कि एक्टर अच्छा होना चाहिए। सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए वो और इतना अहमियत नहीं देता है जितना मतलब वो कि वो किरदार को समझ के उसको कैसे स्क्रीन तक ले आए, वो मेरे लिए ज़्यादा अहमियत रखता है। और मुझे लगा कि ये था। अभी इंस्टिंक्ट वाली बात है, मतलब इसको बहुत डिफाइन करना मुश्किल है। इंस्टिंक्ट को जिस दिन मैं डिफाइन करने लगूंगा ना, उस दिन मैं खुद को नहीं, खुद को मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगूंगा। तो गगन सर ने तो आपको इंस्टिंक्ट पे बेस पे चूज कर लिया। ये जो रोल आया, आपको वजन बढ़ाना था, वजन कैसे बढ़ा इसकी हर जगह चर्चा है।
हर कोई आपके रसगुल्ले, ऑमलेट, आइसक्रीम सबकी बातें सुन रहे हैं और खाने के लिए तैयार है। लेकिन जब आप इस तरह सामने आ रहे हैं ना कि अरे ये तो अब्दुल करीम तेलगी ठीक है, वो खा लिया ऐसे बन गए, पर आप तो दुबले पतले हैं। ये अब उसके बाद वाला स्ट्रगल ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी क्या स्पेशल डाइट है कोई, या सारी चीज़ें तो बंद हो गई होंगी नो डाउट? मुझे कभी भी खाने का ज़्यादा शौक नहीं था कि मैं ये खाऊं या वो खाऊं। मैं जितनी भूख लगती है, जितना जब भी दिल करता है, तब मैं खाता रहता था। ये बहुत मुश्किल काम था। लोग कहते हैं कि आपको ना खाना मुश्किल होता है क्योंकि सबको खाने का शौक होता है। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये उल्टा है। शायद मैं लकी था, शायद यही रीज़न सर ने समझ लिया था कि ये इसको उल्टा है तो ये कर लेगा इसके लिए आसान होगा। तो लेकिन लकीली मुझे शूट जब हमारा ख़त्म हुआ तो मुझे न्यूयॉर्क जाने का मौका मिला 3 महीने के लिए। मैं मीरा नायर जी का प्ले करने वहाँ पे गया था, मॉनसून वेडिंग द म्यूज़िकल। और जब भी मेरी थिएटर जब भी शुरू करता हूँ तो मेरे लिए मेरी रिजीम बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि रिहर्सल का एक टाइमिंग फिक्स होता है, एक लंच ब्रेक का टाइमिंग फिक्स होता है। मतलब शूटिंग में कभी कभी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, कुछ चीज़ें गलत जाती हैं, लेकिन थिएटर मोर और लेस बहुत ही एक फिक्स में चलता है। तो इट वाज इजी फॉर मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वर्कआउट, आधे घंटे की मेरी रूटीन होती थी। और वो जगह भी अच्छी थी, समंदर के पास हम लोग रह रहे थे, तो रोज़ सुबह मैं भाग के निकल जाता था। फिर मुझे चलने का बहुत शौक है, तो रोज़ रिहर्सल पे आना जाना, मैंने सोचा इसको भी चलते चलते करते हैं। और हम पास में ही थे, मतलब मेरी रिहर्सल की जगह और मेरे रहने की जगह। एंड फिर मैंने अपने खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दिया। तो ये 3 महीने का जो रिजीम मुझे मिल गई एक फिक्स, उसने ये करा दिया। शायद अगर मैं थिएटर में नहीं जाता अगर, तो शायद नहीं कर पाता। अगर थिएटर नहीं कर रहा होता तो शायद मैं घर पे बैठा रेस्ट जोन में आ जाता कि हाँ थका, अभी आराम करता हूँ। लेकिन वो इमीडिएटली दूसरे काम की वजह से मुझे वो रिजीम मिल गया, ऑलमोस्ट इमीडिएटली। शूटिंग खत्म होते ही ये फरवरी में हमने लास्ट शूट की और मार्च में मैं वहाँ चला देख गया। रहे हैं हम आपको, जब बातें हो रही हैं सारी आपसे मिल रहे हैं। दूसरा ये कि आपका जो कैरेक्टर है और जिस तरह आप दिख रहे हैं 100% दे दिया है। ये तो सवाल ही शायद गलत होगा मैं पूछूं कि कैसे तैयारी इतनी ज़बरदस्त है, लेकिन ऐसे किरदार में जब आप जाते हैं और ऊपर से आपका स्ट्रगल भी थोड़ा, मतलब वैसा नहीं, लेकिन ये है कि आपने जब शुरुआत की तो आपका, मैंने जो इंटरव्यूज़ पढ़े कि आपने बहुत छोटे छोटे काम भी करें लाइफ में, क्योंकि घर चलाना था, सिर्फ थिएटर से घर नहीं चलते। तो इसमें अब्दुल करीम के साथ भी है कि वो ट्रेन में बेच रहा है फल और उसके बाद आगे बढ़ रहा है। जब आप ऐसे किरदार में घुस जाते हैं तो उससे कोई चीज़ एक होती है कि आप लेके जाते हैं या आपके अंदर वो रह जाता है, उससे निकलना कैसे होता है? नहीं, बिल्कुल। जैसे हमारे थिएटर में एक कहावत है, हमारे बहुत बड़े थिएटर के टीचर रहे हैं, पंडित सत्यदेव दुबे। वो हमेशा एक चीज़ कहते थे कि एक्टिंग इज़ नथिंग बट रिलेटिंग। तो आप किसी ना किसी चीज़ के साथ तो आप एक्टिंग को रिलेट करते हो कि जैसे अगर मेरी एक स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी की है तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ सकता है कि उसकी क्या स्ट्रगल रही होगी। हाँ, इसीलिए वो मैंने जो पढ़ा और वो देखा ना, वो बड़ा थोड़ा मैच था। हाँ, तो घर चलाने के लिए कोई भी काम वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। मैंने मैकडॉनल्ड्स में भी काम किया हुआ है, तो और मैंने डोर टू डोर जाके सेल्समैन भी बना हुआ हूँ। तो अब्दुल भी फल बेच रहा था। तो कहीं ना कहीं वो आप उस चीज़ों को मैच करते हैं, मिक्स करते हैं, आप वो फील लेते ही हैं कैरेक्टर करने में। तो ऐसे इधर उधर से सारी चीज़ें उठा के फिर सर की जो गाइडेंस थी कि कैसे इसको अंदर से वो आना चाहिए और वो बहुत सही सटीक बैठता है। एक्टिंग इज नथिंग बट रिलेटिंग। तो जब मैं अंदर से अब्दुल से रिलेट करता हूँ तो फिर मैं उसको ह्यूमनाइज कर देता हूँ। हाँ, उसकी फीलिंग समझ आती है। तो वो सर की गाइडेंस और वो सारी चीज़ें मिल गई और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिला के मैंने कैरेक्टर तैयार किया। और जब मैं करने लग गया तो मुझे याद है आज भी, मेरी पहला शूटिंग का शेड्यूल ख़त्म हुआ था और सोनी के यहाँ पार्टी हुई थी और सर मुझे पहली बार, मतलब उससे पहले सर सिर्फ सेट पे थोड़ा थोड़ा आते थे। अच्छा। सर ने उतने रशेस अभी देखे थे कि नहीं देखे थे मुझे पता नहीं था कुछ भी, तो मैं थोड़ा नर्वस था। लेकिन मैं पार्टी में खड़ा था और पीछे से आके किसी ने टैप किया और हंसल सर थे और हंसल सर आए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। अच्छा। और मेरा हाथ पकड़ के बोलते चल मैं तुझे मिलाता हूँ बाकी लोगों से। तो प्रतीक था वहाँ पे। अच्छा। ओके, और किरण खेर थे और स्कैम के 1 के जो बाकी लोग थे, हेमंत खेर। हाँ, किरण खेर हेमंत खेर, सॉरी ये कोई बात नहीं, मनुष्य गलती का पुतला है, हो जाती है। इसी बहाने हमारे पास दूसरे लोगों के जिक्र हो जाती है। हाँ, बिल्कुल वही है, सारे बिजनेस उसको करने हैं लाइफ में, उसको सक्सेस होना है, फॉर्मूला चाहिए उसे। तो सर मुझे लेके गए और मिला, और जो इनकी आंखों में मैंने वो एक
फीलिंग देखी, एक प्राउड फीलिंग के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ सर को जो भी मैं कर रहा हूँ हाँ, कैमरा वो अच्छा लग रहा है। वो अच्छा लग रहा है, एंड दैट गिव मी लाइक लॉट ऑफ मोर कॉन्फिडेंस टू कीप डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग। सर ने तो हमें बहुत अच्छे अच्छे किरदार दे दिए, शाहिद, अलीगढ़, और मतलब मनोज बाजपेयी जी को हमने सबने देखा है, राजकुमार राव को बहुत अच्छा है, लेकिन आप वो जो निकलवा लेते हैं ना, वो जो बाहर आता है वो बहुत अलग है। सर आप राजकुमार राव के साथ अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो आप, मेरा जो सवाल है वो ये है कि जैसे अभी प्रतीक के साथ किया, गगन के साथ आप कर रहे हैं, मनोज जी तो एक्सीलेंट है, तो जब एक अच्छा एक्टर आ जाए सामने, कहानी बहुत अच्छी है, आपको पता है, तो क्या एक डायरेक्टर के लिए काम आसान हो जाता है? वो क्या अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि बहुत इजी हो जाएगा? देखिए, मैं मानता हूँ डायरेक्टर का काम होता है एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें एक आर्टिस्ट अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करे और खुशी से समर्पित करे। तो वो तो मैं मतलब बेसिकली एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ कि जिसके अंदर मतलब आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाओ, क्योंकि एक कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने में आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो, और वो एक्सप्लोर और उस एक्सप्लोरेशन के लिए आपको एक माहौल चाहिए कि अगर मैं चिल्लाता रहूं, अगर मैं उल्टी सीधी बातें करते रहूं, अगर मैं बार बार कहता हूँ ऐसे मत करना, इधर देख, वैसे देख, तो मतलब कैरेक्टर कम और यहाँ वहाँ देखने में आप मशरूफ हो जाओगे। तो वो एक फिज़िकल तरीका है किसी चीज़ को अप्रोच करने का। तो मैं फिज़िकलिटी में जाता ही नहीं हूँ। मैं तो मतलब कैमरा, एक्टर ने रिहर्सल किया उसके बाद कैमरा लगाता हूँ। अच्छा, तो मैं देखता हूँ कि एक्टर क्या कर रहा है, उसके अंदर से उसके इम्पल्सेस क्या उस सीन को मतलब किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो एक्टर की इम्पल्सेस को ट्रस्ट करते हुए मैं फिर अपना प्रोसेस क्रिएट करता हूँ। तो वो मेरे हिसाब से वो प्रोसेस वर्क करता है शायद, इसीलिए एक्टर्स वो पर्दे पे दिखता है, इतना वो अच्छा काम relaxing करते होके हैं। वो हाँ, बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। कि और मैं मतलब खुद बहुत थोड़ा सा रिलैक्स्ड आदमी हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं ना ज़्यादा स्ट्रेस में काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, कि मुझे लगता है कि स्ट्रेस में काम करने से स्ट्रेस ज़्यादा दिखता है, काम कम दिखता है। तो कि वो एवरी डे ना कि घर जाके ना ये फीलिंग आनी चाहिए। मुझे मेरी वाइफ पूछती है कि कैसा दिन था, मैं हमेशा कहता तो बहुत मज़ा आया। तो वो ना वो मेरे लिए दैट इज़ द मेजरमेंट, वो मापदंड है कि कैसा लगा, मज़ा आया। जीवन में भी जब मतलब जीवन का अंत होगा, कोई पूछेगा कि कैसा लगा, तो मैं कहूँगा मज़ा आया। वो जब ये कह पाऊँगा ना, तो देन आई हैव लिव्ड माई लाइफ। जिंदगी यही एंड वही है वो जो 12 घंटे जिसमें हम शूटिंग करते हैं ना, उसमें भी मज़ा आना चाहिए। अगर मज़ा नहीं आया तो 12 घंटे आप ज़िंदगी का मतलब आधे से ज़्यादा हिस्सा आप उस मोमेंट में, उस सेट पे उन लोगों के साथ बिता रहे हो, उसमें मज़ा नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा वो करके। बिल्कुल। तो गगन, अभी स्कैम हो गया, बहुत अच्छे से फैला हुआ है, चर्चा हो रही है। स्कैम के बाद क्या हो रहा है अब? क्योंकि हम गैप 5 एपिसोड के बाद बाकी आने का वेट हमसे नहीं हो रहा, फिर हम दोबारा गगन क्या कर रहे हैं अब? क्योंकि आपने अपना जो बार होता है ना इतना हाई कर दिया, नेक्स्ट क्या? वेट एक्चुअली मुझसे भी नहीं हो रहा है, मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ कि ये बाकी के 5 एपिसोड कब आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ पर्सनली कि मैं इस चीज़ को पूरा देखूँ, कि जो मैंने अभी तक पूरा देख नहीं पाया हूँ। मैं जितनी बार भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सो जा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। तो काफ़ी दिनों की थकान है मेरे अंदर, और मैं खुद को वैसे भी देख नहीं पाता ज़्यादा। तो मैंने अभी तक पूरा अच्छी तरह से देखे नहीं है ये 5 एपिसोड, थोड़ी झलकियाँ ही देख पाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पूरे एपिसोड आ जाएं, मैं इसको देखूँ, एक सांस लूँ, और फिर मैं सोचूं कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। अभी मैं आगे के बारे में नहीं सोच रहा। लेकिन अभी आपके पास रोल, ऑफर आने सब शुरू तो हो चुके होंगे। हाँ, और मैं सबको यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ नवंबर तक आप वेट कीजिए। मैं अभी रुक के सांस लेके फिर काम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इतनी जल्दी एक समय में मुझसे एक ही काम हो पाता है, मैं ज़्यादा काम ले नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होता है कि हाँ, मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मैं यही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आगे कोई तो सोचा होगा कि अभी एक इस तरह का करना है, या एक बॉलीवुड स्टाइल फिल्म करनी है टिपिकल, या कोई तो एक फ्रेम होगा, या सिर्फ सीरियस सिनेमा की ओर ही एक वैसा किरदार में, या एक बायोग्राफी टाइप जैसे अभी आपने किया, फिर से एक किरदार में उतरना है, वैसा करना है? हाँ, मतलब अगर बॉलीवुड मिलती है तो क्यों नहीं। मैं एज एन एक्टर हर तरह का काम करना चाहूँगा, चाहे वो कॉमेडी रोल हो, चाहे वो सीरियस रोल हो, चाहे वो एक रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर हो, या वो एक्शन, मतलब मुझे एक्शन बहुत पसंद है। मैं कभी कभी अपने आप को ऐसा देखता भी हूँ कि मेरे बहुत बड़े बड़े मसल्स हैं और मैं गन वन लेके मैं शूट कर रहा हूँ। ऐसे वो होते ना डे ड्रीमिंग वाले सपने।
जैसे बचपन में मुझे हमेशा लगता था कि अगर ये क्लास में बैठे हुए कि अगर ये पंखा अगर अचानक से टूट के नीचे गिरे और मैं स्पाइडरमैन के जैसे जंप मार के सबको बचा लूँ तो मैं कितना बड़ा हीरो बन जाऊँगा। तो ऐसे सपने मेरे हमेशा चलते ही रहते हैं, डे ड्रीमिंग के। नहीं नहीं, ये सपने पूरे भी होंगे, हम एक्शन में देखना चाहेंगे आपको, बिल्कुल। हाँ, और हम चाहेंगे कि आप हमें एक्ट्रेसेस के साथ और फिर मज़ेदार एक फिल्म हमें दिखाई दे, एक अलग रूप में दिखाई दे, इसलिए हमने कहा। वो एक बात तो पक्की होगी, चाहे मैं कुछ भी करूँ वो अलग रूप तो होगा, क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब मैं तेलगी से बाहर निकल के किसी और उसमें जाऊँगा। वो वाले में मज़ा आ जाता है। ताकि अभी जैसे लोग नहीं पहचान पा रहे हैं उसके बाद भी ना पहचान पाए। तो मैं हमेशा जैसे वो नहीं होते सुपर हीरो की, जो मैंने कहा बचपन से मेरे दिमाग में है कि सुपर हीरो की एक हिडन आइडेंटिटी होती है, तो कोई पहचानता नहीं उनको जब वो अपने रूप से बाहर आते हैं। मुझे वो बहुत आइडिया अच्छा लगता है, मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है वो आइडिया, तो शायद। अच्छा अंसल सर, अभी करीना के साथ आपने काम किया, आपने कंगना के साथ भी काम किया है, एक्टर्स के साथ तो काम करके आपने बताया क्या कॉन्सेप्ट है, पर आप जब इंडस्ट्री के ये सुपर एक्ट्रेस जो हैं और उनके साथ उनकी कहानियाँ जुड़ी होती हैं कि इनके थोड़े टैंट्रम होते हैं, इनका आना सेट पे सबकी चीज़ें फिक्स होती हैं, तो कंगना और करीना के साथ काम करने का क्या, इन दोनों में, और दोनों बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं, तो क्या डिफरेंस लगा कि दोनों के काम में क्या फ़र्क है और कैसे? देखिए, हर एक्टर का अपना प्रोसेस होता है। राजकुमार का प्रोसेस और मनोज का प्रोसेस अलग है, प्रतीक का अलग है, गगन का अलग है, कंगना का अलग है, करीना का अलग है। तो आप उस प्रोसेस के साथ किस तरह से अपने आप को ढालते हो, क्योंकि मुझे आपके लिए माहौल पैदा करना है कि आप अपना सबसे बेहतरीन काम मेरे लिए करो। तो मैं तो मतलब उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाता हूँ। मैं मेरे साथ काम करने वाले साथी कलाकारों का के प्रोसेस का हिस्सा मैं बनता हूँ। मैं उनको मेरे प्रोसेस में, हाँ, मैं अपना प्रोसेस इम्पोज करता ही नहीं हूँ, कि हम लोग साथ में मिलके एक प्रोसेस बनाते हैं जिसमें कंसिस्टेंसी आए, कि मेरी कहानी एक तरीके से, मेरा कैरेक्टर एक कंसिस्टेंसी के साथ बने, वैसा माहौल बनाता हूँ। तो करीना ने बिल्कुल वैसे ही काम किया। जैसे मतलब हर एक्टर, मतलब ये टैंट्रम वाले जो बातें हैं वो कहानियाँ जुड़ी होती है, और वो मतलब वो है, मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मैं कहूँगा गलत होगा। इवन कंगना के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, उनके नाम के साथ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आता है कि उनके साथ काम करना मुश्किल है। अदाकारा बहुत अच्छी हैं। हाँ, नहीं, अदाकार मतलब कमाल है हिंदुस्तान में, शायद मतलब ऐसे कम एक्ट्रेसेस आई हो जैसे कंगना है। हाँ, जो उन्होंने काम किया है पास्ट में, मतलब बहुत अच्छा काम किया है। सिमरन में मतलब वो फिल्म भले ही थोड़ी वीक थी, लेकिन उस फिल्म में मतलब कंगना के परफॉर्मेंस को आप नहीं फॉल्ट कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब वो, और मैं उस चीज़ को रिस्पेक्ट करता हूँ कि भले ही हमारे अपने मतलब निजी जो भी डिफरेंसेस हुए हो उस वक्त काम करते वक्त, हमारे प्रोसेस में एक क्लैश हो उस वक्त, लेकिन वो रिस्पेक्ट एज एन आर्टिस्ट मैं कभी नहीं खो सकता हूँ किसी के लिए। वो रिस्पेक्ट, हाँ, मैं आर्टिस्ट बहुत अच्छी है और मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ इस बात को। अभी सर आपने सोन चिड़िया का नाम लिया था, फिल्म बहुत अच्छी थी, माना उसको देखने कम लोग गए। आजकल फिल्में बजट कितना कमाया, बॉक्स ऑफिस तय कर लेता है, बजट तय कर देता है। और एक मुझे ये था कि जब सोन चिड़िया, आप सुशांत पर भी बात करते हैं, बड़े खुलकर बात करते हैं, आपकी एक राय है और आप देते हैं, तो मुझे ये कि क्या अगर एक ऐसी फिल्म, कहते हैं सोन चिड़िया का असर सुशांत पे बहुत ज़्यादा था, उसका कम चलना, लेकिन बहुत कमाल की फिल्म थी, हमें पता है, तो क्या एक आर्टिस्ट पे एक ऐसी फिल्म आती है उसका असर पड़ता है? और गगन, ये सवाल आपसे भी, क्योंकि आप जब थिएटर के टाइम पे स्ट्रगल करते हो, कोई प्रोजेक्ट हमने बनाया वो चला नहीं, क्या वो इस हद तक हर्ट कर देता है कि हमारी ज़िंदगी पे असर पड़ जाए, या उससे बाहर कैसे? क्योंकि सिमरन का मैंने जो समझ पड़ा था आपका, सिमरन के ना कम चलने का भी आप पे एक वो था कि असर हुआ था कि नहीं, एक बुरा लगता है। आर्थिक तौर पर मतलब उस फिल्म ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाया। मैंने पैसे खूब गंवाए। क्या है, ये अप डाउन तो मैंने बहुत देखे कि काम नहीं चलता है, लोगों को पसंद नहीं आता है, बुरा लगता है, लेकिन आप मतलब ना, मैं सीख गया हूँ कि अगले दिन सवेरे दोबारा सुबह उठना है और दोबारा ज़िंदगी को शुरुआत करनी। मैं रोज़ नई शुरुआत करता हूँ वैसे भी, तो मुझे उसमें तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन वो जब आर्थिक तौर पर आप जब टूट जाते हो ना, तो वो थोड़ा सा कोर्ट केसेस वगैरह जिन चीज़ों का आप आदी नहीं हो, कि वो चीज़ें जब आप डे टू डे फेस करते हो तो तकलीफ़ होती है, और वो मतलब मुझे मतलब मेंटली और फिज़िकली वो अफेक्ट
काफ़ी कर गई थी, लेकिन अब मैं उससे सीखा भी बहुत कुछ, बहुत कुछ सीखा हूँ। और वो मैं खुद को मैं उस प्रोसेस से, उस टॉर्चर से अभी दोबारा नहीं गुजारूंगा। मैं नहीं गुजरूंगा। वो मैं उतना जानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि कहाँ रेड फ्लैग्स है। इतने से तो वो आपको वो ट्रिगर्स आपको समझना ज़रूरी है कि जैसे मेंटल हेल्थ को लेकर भी मैं समझता हूँ कि हम लोग क्या बात नहीं करते मेंटल हेल्थ के बारे में, इसीलिए मैंने आपसे और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ट्रिगर्स रिकग्नाइज करने पड़ते हैं, और जिसको लेकर आप मतलब मदद मांगते हो क्योंकि कि हर चीज़ मतलब फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, वो सारे ट्रिगर्स को पहचान के वी हैव टू सीक हेल्प। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ खुद के साथ में, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ना मैं बैंक हूँ, मैं एक इंसान हूँ। आपको मतलब हर तरह से यू हैव टू सीक हेल्प। तो ये गगन आपके साथ भी, क्योंकि आप भी थिएटर में आपने स्ट्रगल करा है, वो फेस देखा है, एक अच्छा आपका वही, आपने सारी जॉब भी करी उसके साथ अपने पैशन को कम बनाए रखने के लिए, उसको पहुंचने के लिए। आज आप सक्सेसफुल हैं, हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन उस टाइम पे आपको कोई जानता भी नहीं, बात होनी चाहिए जैसे सर ने बोला, कैसे उस टाइम को आप निकालते हैं? क्योंकि ऐसा फेस ज़रूर आया होता है। आई थिंक हर इंसान इस सक्सेस और फेलियर को अपने हिसाब से लेता है। जैसे कि आपने सिमरन का एग्जांपल दिया कि नहीं चली तो क्या हुआ। जैसे मैंने एक प्ले बनाया था जेम्स एंड द जायंट पीच, रोल्ड डाल की कहानी पे, और जब पहला शो उसका हुआ था तो ना तो मेरे एक्टर्स ठीक से परफॉर्म कर पा रहे थे, और ना ही बच्चे जो ऑडियंस थे वो रिएक्ट कर रही थी। एंड दैट वाज माय फर्स्ट बिग लाइक डायरेक्टोरियल डेब्यू। तो जब मैंने वो शो देखा और कुछ रिएक्शन ही नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया। मैंने कहा तुझे डायरेक्शन नहीं आती, तुझे नहीं करना चाहिए ये सब। मतलब मैं पूरी रात में ऐसे बैठा रहा और मैंने बोला नहीं, आगे से नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा ही नहीं बिल्कुल। लेकिन अगले दिन हमारा एक और शो था, और वो शो तो करना ही था हमें। तब तक एक्टर्स को भी थोड़ा सा पता लगा एक बार शो करके कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगले दिन का जो शो हुआ, इट बिकेम लाइक सडन हिट। ऑडियंस का भी रिएक्शन आ गया और सडनली वो आ गया। एंड देन आई सेड के ओके, आई डायरेक्ट मोर प्लेज नाउ। तो वो कैसे लाइफ बदलती है, कब बदलती है, हाँ, ऑडियंस का रिस्पांस बहुत बूस्ट कर देता है। तो सक्सेस और फेलियर को सब अपने तरीके से रिएक्ट करते हैं। मुझे ये नहीं पता कि उसका क्या ज़िंदगी पे कितना बड़ा असर हो सकता है किसी की, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करता हूँ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। आई गो विद कि चल कल एक नया दिन है, आप उठते हो जैसे सर ने कहा, और आप फिर से लग जाते हो। तो वो जो होता है कि चींटी चाप पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करती जा रही है, चलते रहो, चलते रहो, बस चलने पे फोकस होना चाहिए, पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं। नहीं, ये बहुत अच्छा नोट है, और सच में मेंटल हेल्थ पे बात होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अभी आजकल से थिएटर पे जवान छाई हुई है, तो आपका एक है कि बड़ा बजट फिल्म या महंगी चीज़ें फिल्में नहीं बनाती, ये मैं खुद भी एग्री करती हूँ, क्योंकि हाँ, बड़े बजट हर बार हिट नहीं होते। तो जो फिल्मों के लिए है, जो क्या आजकल जो बॉक्स ऑफिस का नंबर है, ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, पहले दिन के कितने, वीकेंड के कितने, क्या ये एक फिल्म के लिए बिल्कुल सही है, या बाकियों के लिए जो नंबर्स एक आपको डिमोटिवेट नहीं करते दूसरों के? सही और गलत नहीं है उसमें भाई। कुछ फिल्में हम बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि उसका बॉक्स ऑफिस रिजल्ट आए, मतलब वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन उससे मिलता है भाई। आप एक फिल्म बनाते किस लिए है, और वो उद्देश्य आपका कंप्लीट होता है कि नहीं। कि अगर मैं बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्म बनाता हूँ तो बॉक्स ऑफिस पर चलनी चाहिए, और वो बॉक्स ऑफिस पर चली है कि नहीं कैसे पता चलता है? नंबर से पता चलता। और आप कभी फिल्म बनाते हो कि अभी आपको आर्टिस्टिक एक सेटिस्फैक्शन मिले, लोग अप्रिशिएट करें, एक अप्रिसिएशन मिले, वो फिल्म 10 साल बाद भी उसके बारे में बात हो, तो वो थोड़ा रास्ता कठिन है। तो वो करने के लिए आपको थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं कि भाई आप बॉक्स ऑफिस के लिए जब फिल्म बनाते हो तो आप मतलब उतना ज़्यादा रिस्क लेते हो, उतना ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट उसमें होता है कि आप जब अप्रिसिएशन सीख करते हो तो आपको थोड़ा सा मतलब बैलेंस करना पड़ता है आपके द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फिल्म्स डोंट फेल, बजट्स फेल। बजट्स फेल, या इट्स गुड। इसी के साथ बातें हमारे पास बहुत सारी हैं, सवाल बहुत सारे हैं, और हम 5 एपिसोड देख चुके हैं, आगे बहुत सारे एपिसोड्स का वेट है। उसके बाद हमें जल्दी गगन फिर आगे दिखाई दे, और आपके प्ले भी अब मेरे ख्याल से लोग अब इस वक्त गूगल पे सर्च कर रहे हैं, आपके प्लेस देखे जा रहे हैं। वही होता है ना, हमने छोटा काम तब किया, बट आपको जब एक जैसे मिलता है पंच, सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं।
तो इस वक्त सर्च किए जा रहे हैं। इवन हंसल सर को लेके गूगल पे बड़े मज़ेदार सवाल होते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है। मैं देखिए मतलब अच्छा है मेरा, हर कुछ सालों में ना बार बार मेरा एड्रेस चेंज होता रहता है, हाँ, वरना लोग पहुँच क्योंकि मैं रेंटेड एकोमोडेशन में रहता हूँ। ओके। तो बार बार मुझे लैंडलॉर्ड निकाल देता है, तो नए घर में चले जाता हूँ, तो मुझे ढूंढ नहीं पाता है कोई। नहीं, जल्द ही बहुत सारे लोग बिल्कुल पहुंचेंगे। फिलहाल अभी हमारे लिए सिर्फ एक पता है और वो है स्कैम 2003, तो वो है बेस्ट। और इसी के साथ आज का इंटरव्यू हम कंप्लीट करते हैं और फिर जल्द ही 5 एपिसोड के बाद क्या कमाल होने वाला है उस पर हम उम्मीद करेंगे गगन को हम फिर से दोबारा आज तक डिजिटल के मंच पे लेके आए और हंसल के साथ फिर से इस पे बात हो। थैंक यू।